हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप लोग देखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए वीडियो है। तो जो मैं कक्षा 12 की सीरीज सेकंड भाग का जो प्रकाश का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उस सीरीज के आप लोग आज दूसरी वीडियो को देखेंगे। दूसरी वीडियो के बाद मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो पहली वीडियो है, पहली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप क्लिक करके सबसे पहले पहली वीडियो देखेंगे, तब इसके बाद आपको दूसरी वीडियो समझ में आएगी, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आ गए थे। आज हम देखने वाले हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें हम दोस्तों देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वह क्षय होती है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वह दो होती है। सबको बारीकी से देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब हम वस्तु अनंत और मुख्य अक्ष के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। जब हम वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। जब हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो पूरे 6 स्थितियाँ बनेगी। तो सबको हम बारीकी से देखेंगे, और जो भी इसमें आप लोगों को डाउट होगा सारे डाउट को दूर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे, जो आपको नियम बता दिए हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप लोग उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। जब हम प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलेगी, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलेगी। जैसे देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल रही है। और जब हम प्रकाश किरणों को फोकस से भेजते हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से डालते हैं तो अर्थात सी से डालते हैं, तो प्रकाश किरणों को जैसे डाला जाता है वैसे ही प्रकाश किरणें पुनः वापस निकल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका फोकस पर बनेगा। देखिए यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर, मैंने यहाँ पे वस्तु को अनंत पर रखा और इस एक प्रकाश की किरण को मैंने फोकस से गुजारा, तो जब फोकस से होकर प्रकाश किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और एक प्रकाश किरण में वक्रता केंद्र से गुजारा। और देखिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है। कहाँ पर बनना है? तो फोकस पे। कहाँ पर बनना है? फोकस पे। तो अनंत पर जब वस्तु होती है, यहाँ पे यह द्वारक हो गया दर्पण का, तो अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। और जहाँ भी आप लोग देखिएगा, जहाँ भी मैं वास्तविक शब्द लिखूंगा आप तुरंत समझिएगा, जहाँ वास्तविक बनेगा वहाँ पे उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनता है, अर्थात बिंदु के आकार का बनता है। तो ये पॉइंट रहा आपको। जब अनंत पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, अर्थात बिंदु के आकार का बनेगा। 2 नंबर पॉइंट देखेंगे कि जब वस्तु अनंत और मुख्य अक्ष के बीच हो। देखिए यहाँ पे अनंत पे रखे थे और यहाँ पे मैं मुख्य अक्ष पर रखा हूँ, ठीक ना। तो जब अनंत और मुख्य अक्ष के बीच रही वस्तु तो एक प्रकाश की किरण को मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया। नियम में आपको बताया ही हूँ कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती हो तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती है, और एक प्रकाश किरण को मैं वक्रता केंद्र से डाला, और वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जैसे जाती हैं वैसे ही चली आती हैं, और वह जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत और मुख्य अक्ष के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब भाई वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। और जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? उल्टा बनेगा। और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। देखिए जब भी नीचे बनेगा तो आप उल्टा और वास्तविक बनेगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। इधर बनेगा तो उल्टा और वास्तविक बनेगा, ये बात को आप क्लियर करिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जब वस्तु सी पर हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र, सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो जब सी पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर देखिएगा, जब वस्तु सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सी पर ही बनता है, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यहाँ पे सी है, देख लीजिए आप, सी है। और वस्तु के कैसा बनता है? बराबर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। आपको बता दो, बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण में वस्तु यहाँ पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखी है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे रखी है तो कहाँ बनेगा, अनंत पे रखी है तो कहाँ बनेगा। तो इसलिए आप लोग इसको बराबर हिस्से से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं कि जब वस्तु
सी और एफ के बीच रखी हो, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। देखिए वक्रता केंद्र सी है और एक फोकस है और इसके बीच में वस्तु रखी हुई है, तो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य अक्ष के समांतर मैंने प्रकाश किरणों को भेजा और परावर्तन के बाद ये कहाँ से निकली? फोकस से। कहाँ से निकल रही है? देखिए फोकस से। और एक प्रकाश की किरण को मैंने फोकस से डाला, तो जब फोकस से जाती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे जब आती है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वास्तविक बनता है, नीचे बना तो वास्तविक बना, और वास्तविक के बाद क्या बना? उल्टा बना, वास्तविक उल्टा, और इसका जो प्रतिबिंब होता है अनंत और मुख्य अक्ष के बीच बनता है, अनंत और मुख्य अक्ष के बीच बनता है। और कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है दोस्तों? बड़ा बनता है। आप देखिएगा अनंत पर थी तो फोकस पे बना, और यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष पर था तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, और जब वस्तु यहाँ पर वक्रता केंद्र पर थी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना। मतलब समझिए कि यहाँ से जब वस्तु को मैं इधर पास ला रहा हूँ तो इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ इधर भाग रहा है, देखिएगा। अनंत पर था तो फोकस पे बना, अब अनंत से थोड़ा इधर लाए तो फोकस से इधर भागा, और यहाँ पर देखिए जब वक्रता केंद्र पर लाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, और जब इसको अब थोड़ा इधर ले जाएंगे तो एक प्रतिबिंब भाग कर इधर आएगा। यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र को जब बीच में लगाए तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आया, ठीक ना। और यहाँ पर अनंत पर था तो बिंदु के आकार का बनता था, यहाँ पर था तो छोटा बनता था, यहाँ पर था तो बराबर बना, अब यहाँ बराबर से बड़ा बनने लगा। और यहाँ आप देखिएगा, समझिए बात, अनंत पर था तो फोकस पे बनता था, और जब फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखिए कहीं बन रहा है, अनंत का मतलब एक निश्चित बिंदु, वह एक दूसरे को कहीं कटवे नहीं करेंगे, जब काटेंगे नहीं तो कहीं प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अर्थात इसको बोलते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और कैसा? उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। ये बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, एफ और पी के बीच रखी हो। एफ का मतलब फोकस और पी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ध्रुव हुआ। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। और आपको बता दूं दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा तो वह कैसा बनेगा? आपका आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। तो अवतल दर्पण के आपने 6 प्रतिबिंब की स्थितियां बनना सीख गए। अब देखेंगे उत्तल दर्पण की, और चलिए देखते हैं अब उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और जो आप लोग देख रहे हैं कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए आपको बता दूं, प्रत्येक स्थिति के लिए, एक स्थिति के लिए नहीं, प्रत्येक स्थिति के लिए आप लोग देखेंगे किसी बुक में 2 कंडीशन दिया है, लेकिन बात वही है, ठीक ना। बात वही है जो उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पे रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। और मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस व ध्रुव के बीच दोनों बात को आप ध्यान रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, मतलब बात वही है, ठीक ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? सीधा बनेगा। और जहाँ भी सीधा शब्द आ जाएगा समझ जाइएगा क्या रहेगा? आभासी। और जहाँ पे आपका उल्टा शब्द आएगा समझ जाइएगा कैसा रहेगा? वास्तविक। सीधा रहेगा तो सीधा का मतलब क्या होगा? आभासी। और दोनों स्थिति में मैं बता रहा हूँ, दोनों कंडीशन में वस्तु जो होगा प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा दोस्तों? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये बात को आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक स्थिति के लिए। जब उत्तल दर्पण आप पढ़िएगा, उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम आगे आप लोग देखेंगे दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी हैं। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ जो दूरियां नापने के निर्देशांक परिपाटी के चिन्ह परिपाटी क्या है। आप लोग सबसे पहले एक दर्पण देखिएगा, और यहाँ पे आप लोग दर्पण समझने का प्रयास करिए। एक मैंने यहाँ पे आपका अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है। समझिए बात को, ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में आप लोग निर्देशांक ज्यामिति जाने ही है। और निर्देशांक ज्यामिति में यक्स अक्षिज और वाई अक्षिज जो आप लोग मैटर देखते हैं, यक्स डैश और ये वाई, और इधर यक्स डैश और इधर वाई डैश, ठीक है। समझिए
जो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने x और y जो मूल बिंदु x अक्षिज y अक्षिज भुज और कोटि को जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को देखेंगे, ठीक ना। उसी को देखेंगे मतलब आपको पॉइंट होता है, निर्देशांक ज्यामिति का पॉइंट ये है कि दर्पण में प्रकाश किरणें सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। किस तरफ से दोस्तों? बाईं तरफ से। आप लोगों ने दर्पण का प्रतिबिंब बनना देखा और बताइए सब में इधर से ही तो प्रकाश किरण डाली गई, तो इसी को तो बोलते हैं। तो दर्पण में प्रत्येक स्थिति में जब हम प्रतिबिंब बनाने के लिए जो भी चिन्ह को खींचते हैं उसमें प्रकाश किरण किस तरफ से डालते हैं? तो बाईं तरफ से डालते हैं। किस तरफ से? बाईं तरफ से। आपको एक बात और बता रहे हैं, जो ऊपर की दूरी होती है, देखिए कोई भी दूरी हो, सबसे पहले बात को समझिए, यहीं पे P है, यहीं पे ध्रुव है। सभी दूरियां हम किससे नापते हैं? तो ध्रुव से नापते हैं। पहली बात कि बाईं तरफ से डालते हैं, दूसरी की बात ये सभी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। तीसरी की बात देखेंगे कि ध्रुव से ऊपर की दूरियां जो होती है उसको हम धनात्मक नापते हैं। ध्रुव से नीचे की दूरियां जो होती है उसको हम क्या दोस्तों नापते हैं? ऋणात्मक नापते हैं। क्या नापते हैं? ऋणात्मक। जो इधर की दाएं की दूरियां होती है वो दाएं की दूरी को ऋणात्मक नापते हैं, और जो इधर बाएं की दूरी होती है दोस्तों इसको क्या नापते हैं? धनात्मक नापते हैं, ठीक ना। ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक, बाएं की दूरियां धनात्मक और दाएं की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक, ठीक ना। तो इस स्थिति को आप लोग देखेंगे, जानेंगे, और कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो उसको आप लोग कवर करेंगे। और इसमें आप लोग कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगा कि जो आप लोगों को न आए, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति को देखेंगे, प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं धनात्मक रखते हैं, जो विपरीत दिशा में होती है उसको ऋणात्मक रखते हैं। ये बात को आप लोग पहले देख लीजिए और इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। आगे आपको यहीं पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों UVF में संबंध, ठीक ना। अब दर्पण के बाद आपका आता है UVF में संबंध, और UVF में संबंध क्या होता है? सबसे पहले U बराबर समझ लीजिए, V बराबर समझ लीजिए और F बराबर समझ लीजिए। U बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है और F बराबर क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए F बराबर जो होता है वह होता है दर्पण की फोकस दूरी। F बराबर क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी होती है। जो V बराबर क्या होता है? वह होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है? ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? तो ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई होती है, जो आप लोग इसको देखेंगे। और V बराबर, U बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ध्रुव से वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, ठीक ना। तो आप लोग सबको देख लीजिए, F बराबर दर्पण की फोकस दूरी होगा, यहाँ पे ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई V बराबर होगा, और इसके बाद आपका U बराबर होगा ध्रुव से वस्तु की लंबाई। और आपको बता दूं UVF में संबंध क्या होता है दोस्तों, समझिए इसमें क्या संबंध होता है दर्पण के लिए। तो UVF में जो संबंध होता है 1/F = 1/V और प्लस के 1/U। 1/F = 1/V प्लस के 1/U होता है। ये दर्पण के लिए क्या होता है? संबंध होता है। क्या होता है दोस्तों? संबंध होता है। अब आपको हम बताएंगे UVF में चिन्ह परिपाटी। क्या बताएंगे? चिन्ह परिपाटी, जो आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत आपको कठिन होता है कि आप न्यूमेरिकल में लगाने में अगर चिन्ह परिपाटी नहीं जानते हैं तब आप लोग गलत कर जाते हैं। तो UVF में जो चिन्ह परिपाटी होती है, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ U, V और F में क्या होती है आपकी चिन्ह परिपाटी। तो UVF में चिन्ह परिपाटी को देखेंगे तो देखिएगा UVF में कब U प्लस होता है, कब माइनस होता है, F क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण में। और इधर मैं लिख रहा हूँ किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में यहाँ पर देखिए नीचे ऊपर लिखा अवतल दर्पण, नीचे लिखा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बाद यहाँ पे मैंने U लिख दिया, यहाँ पे V लिख दिया और यहाँ पे F लिख दिया। और दोनों में आप लोग इसको ऐसे ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे ऐसे आप लोग समझिएगा, ठीक ना। देखिएगा अवतल दर्पण में U का मान क्या होता है? U का मान, अब U का मान आप लोग बताइएगा। U का मान मतलब कि अवतल दर्पण कैसा होता था? ऐसा होता था। उत्तल दर्पण ऐसा होता था, इसमें एक कलाई इसी तरफ से होती थी। आप बताइए U क्या होता था? यहीं पे ध्रुव होता था ना, यहीं पे कहीं आप देखिएगा यहीं पे ध्रुव होता था। और वस्तु जो होती थी, ध्रुव से वस्तु की लंबाई को U बोलते हैं कि ना बोलते हैं? ध्रुव से वस्तु की लंबाई को क्या बोला जाता है? U बोला जाता है। तो आप बताइए इधर ही तो वस्तु रखा जाता था और इधर की दूरी क्या रखते हैं दोस्तों? माइनस रखते हैं। क्या रखते हैं? माइनस।
तो अवतल दर्पण में यू माइनस हुआ, और उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में भी वही काम करते थे, इधर वस्तु रखते थे, तो उत्तल दर्पण में भी यू का मान क्या हुआ, तो माइनस हुआ। इसमें भी यू का मान माइनस हुआ और इसमें भी यू का मान क्या हुआ दोस्तों, माइनस हुआ। ठीक ना। फिर आगे देखिएगा, मैं भी के मान को रोक रहा हूँ, ठीक ना, भी के मान को मैं रोक रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यफ के मान को, ठीक ना। देखिएगा क्यों यफ के मान को मैं बता रहा हूँ। जो ये कांच दर्पण होता है वो क्या होता है, दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, राइट। द सपोज दैट, अनुभव करिएगा, या ऐसा गोल रहा होगा ना, और इसका यहीं पे केंद्र होगा और यहीं पे इसका यफ होगा, होगा कि नहीं होगा। और अब बताइए, जब इसको ऐसे खींचते हैं, इसको चिन्ह परिपाटी ऐसे करते हैं, तो मैंने बताया इधर की दूरी को क्या रखते हैं दोस्तों, माइनस रखते हैं। क्या रखते हैं, माइनस। तो अवतल दर्पण में यफ का मान किसा होगा भाई, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अब यही बात उत्तल दर्पण में देखेंगे, तो उत्तल दर्पण में यफ इधर होता है और सी इधर होता है। और आप बताइए, जब ऐसे खींचेंगे तो मैंने कहा कि इधर की दूरी तो ऋणात्मक होती है, लेकिन इधर की दूरी क्या होती है, वो धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण में यफ का मान क्या होगा दोस्तों, तो यफ का मान धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखेंगे हम लोग भी का मान, कि भी का मान कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। आप बताइएगा, देखिए अवतल दर्पण में देखेंगे, अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में 6 को प्रतिबिंब बनता था, और 6 में आपको बता दूं 5 प्रतिबिंब की स्थितियां, जो कि केवल ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो उसको छोड़ाकर उसका प्रतिबिंब इधर ही बनता था, दर्पण के इधर ही बनता था। तो उस स्थिति में भी का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। केवल यफ व पी को छोड़कर, ठीक ना। मतलब जो भी का मान है वास्तविक के लिए तो माइनस होगा, लेकिन मैं यही अभी आभासी शब्द लिख दूं तो आभासी के लिए क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अब बात देखेंगे उत्तल दर्पण में, यही बात देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण देखिए, ई वाला मैटर ऐसा रहा आपका, तो उत्तल दर्पण में जब आप भी में देखेंगे तो भी में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, यहीं पे उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है, तो वास्तविक वाला मैटर क्या होगा, गलत, खत्म बात। अब देखेंगे सीधा वाला मैटर, और सीधा वाला मैटर आप देखिएगा इधर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो जब इधर बनता है तो देखिए दर्पण के जब इधर बनेगा तो इधर की दूरी को क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, प्लस रखते हैं। अगर इसको साफ साफ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में वास्तविक का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, और उत्तल दर्पण में जो भी का मान होता है उस प्रत्येक स्थिति के लिए क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। लेकिन यहीं पे अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ पे माइनस रखेंगे। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों तो वहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। लेकिन यही आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो दोस्तों वहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। इतना चीज़ देखने के बाद मैं अब आशा करता हूँ कि आप लोग इतने चीज़ को कवर कर लिए होंगे, इसमें कुछ आपको दिक्कत परेशानी जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। और आपको बता दे रहा हूँ कि जो यू भी एफ में संबंध होता है 1/f = 1/v + 1/u, यह दोनों दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। इसमें थोड़ा भी आप लोग संकोचित मत होइएगा, थोड़ा भी आप दिक्कत मत करिएगा, ठीक ना। अगला पॉइंट है रेखी आवर्धन। अगला देखते हैं रेखी आवर्धन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए और समझते चलिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और उतना के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको फिर से रिवीजन कराऊंगा, देखूंगा और उसको समझूंगा, ठीक ना। तो आगे आप देखेंगे रेखी आवर्धन। रेखी आवर्धन क्या होता है दोस्तों, अगला मेरा टॉपिक है रेखी आवर्धन। रेखी आवर्धन क्या होता है आप लोग इसको समझिए। रेखीय आवर्धन की जो डिफिनीशन होती है वह होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और पूरे के बटा वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है, यम से, और यम बराबर होता है -v/u। ये भी आपका सूत्र वही होता है रेखीय आवर्धन बराबर, ठीक ना। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है -v/u, और ये बात को आप लोग ध्यान देंगे और इसके बाद इस चीज़ को आप लोग कवर करेंगे, देखेंगे। और अगला मैं देख रहा हूँ कि अगला मेरा पॉइंट है कि दर्पण का उपयोग, ठीक ना। दर्पण का उपयोग
और दर्पण की पहचान, दोनों को देख ले रहे हैं कि दर्पण का उपयोग क्या है और दर्पण की पहचान क्या है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और मैं आपको इसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले बता दे रहा हूँ आपको, पहले उपयोग लिखते हैं। उपयोग दर्पण का उपयोग, किसका उपयोग रहेगा? तो दर्पण का उपयोग देखेंगे। दर्पण का दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। दोनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और जानिएगा। जो अवतल दर्पण होता है वह कैसा होता है? वह ऐसा होता है, ठीक ना। और यह प्रकाश की किरणों को अभिसारी कराने का काम करता है, मतलब एक बिंदु पर एकत्रित कराने का काम करता है, ठीक ना। ये बात को समझिएगा। उत्तल दर्पण भी पूछता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो यह प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो फैलाने का मतलब हुआ दोस्तों क्या? अपसारी कराना। क्या कराना? अपसारी कराना। और इसका मतलब बटोरने का मतलब हुआ क्या? अभिसारी कराना। ये भी बात ध्यान दी, अभिसारी भ रहेगा और अपसारी यहाँ पे प रहेगा। बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो मोटर कारों में जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर के सीट के बगल में पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है, जो कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग जो ऊंचे थोड़ा अच्छे किस्म के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? दाढ़ी बनाने में। ये बात को आप ध्यान देंगे, दाढ़ी बनाने में। डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गले की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का आँख, कान, नाक, गले की जांच करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो सर्च लाइटों में किया जाता है। और अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो देखेंगे, जो घरों में एक लैंप लगा होता है जो अंधेरे में बारने का काम आता है, तो लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका उपयोग तो जान ही गए होंगे कि आँख, कान, नाक, गले की जांच करने में, दाढ़ी बनाने में, और इसके बाद घरों में लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपयोग है कि वाहनों के बगल में जो मिरर लगा होता है ड्राइवर के पास में, पीछे के वाहनों को देखने के लिए, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों दर्पण की पहचान। देखेंगे क्या? दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि दर्पण की पहचान कैसे करते हैं। तो आप लोग सबको देखते चलिए। थोड़ा मैं जल्दीबाजी चल रहा हूँ। जल्दीबाजी का मतलब ये है ना कि मैं लिखने का प्रयास कम कर रहा हूँ, समझाने का आपको प्रयास ज़्यादा कर रहा हूँ। तो दर्पण की पहचान दोस्तों कितने प्रकार की से होती है? तो दो प्रकार से होती है। एक होता है कि स्पर्श करके। स्पर्श का मतलब होता है दोस्तों छूकर। क्या होता है? छूकर, ठीक है। तो दर्पण की पहचान दो प्रकार से करते हैं, एक होता है छूकर और एक होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो एक स्पर्श करके मतलब छूकर, और दूसरा का होता है, आप लोग देखिएगा, प्रतिबिंब को देखकर। क्या स्थिति को देखकर भाई? प्रतिबिंब को देखकर, प्रतिबिंब को देखकर। अब देखेंगे पहला पॉइंट, देखिएगा स्पर्श करके। मैं अगर आपको बताऊं कि स्पर्श करके कैसे बता पाएंगे कि कौन सा दर्पण है? दो ही दर्पण, गोली दर्पण आपको पढ़ना है। एक वो है आपका अवतल, ये अवतल हो गया, और एक वो है आपका उत्तल, ठीक ना। तो मैं जब आपको बताऊंगा तो यही बात बताऊंगा कि जब हम समतल एक पृष्ठ लेते हैं और समतल पृष्ठ पर इस वाले दर्पण को रखते हैं, ठीक ना, इस वाले दर्पण को रखते हैं, तो इसका दोनों किनारा उठा होता है। दोस्तों समझिएगा बात को, जब जिसका दोनों किनारा उठा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। देखिएगा, इसको जब उठाकर ऐसे रख देंगे तो इसका दोनों किनारा उठा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उल्टा हम बता रहे हैं। उल्टा ये हुआ, देखिए सॉरी, इसमें मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक का मतलब ये है ना कि देखिए इस बात को, जब हम समतल, यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया और यहाँ पे मैंने एक उत्तल दर्पण लिया, ठीक ना। तो जब इस अवतल दर्पण को आप उठा कर रखेंगे यहाँ पे समतल पृष्ठ पर, तो समतल पृष्ठ पर रखने के बाद आपका यही चीज़ होगा कि इस अवतल दर्पण को जब ऐसे उठाएंगे और उठाकर ऐसे रखेंगे, हाँ सॉरी वही बात है, इसको ऐसे रखेंगे तो इसमें भी यही होगा। और इसी को अगर उठाकर मैं इसको ऐसे रख दिया तो यह देखिए, इसका दोनों किनारा सटा हुआ होता है तो इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, और जिसका दोनों किनारा उठा होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो ये तो स्पर्श करके हो गया, कुछ भी गलती नहीं था, उसको मैंने थोड़ा डाउट समझा, ठीक ना। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा प्रतिबिंब को देखकर। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब को देखकर। तो मैं कहूँगा जब किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा,
वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब उसको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और मुख्य अक्ष के बीच बनेगा। और इसके बाद मैं जब उसको आगे और लाऊंगा तो बताऊंगा कि अगर उसको मैं फोकस और ध्रुव के बीच रखूंगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दूसरी तरफ बनेगा, तो वह दर्पण जो होगा आपका अवतल दर्पण होगा। और जब मैं कहूँगा कि प्रतिबिंब की हर स्थिति के लिए उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो दर्पण की यही पहचान होती है, स्पर्श करके और छू करके, जो कि आप लोग प्रतिबिंब की स्थितियाँ देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा कैसे कैसे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या क्या चीज़ें हैं। जो अगला मेरा पॉइंट है, जो आप अगले पॉइंट को समझेंगे देखेंगे, जो होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। प्रकाश अपवर्तन में प्रकाश अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दो माध्यम होगा, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा। ये माध्यम एक दूसरा है, माध्यम नंबर 1 लिखा और इधर में माध्यम नंबर 2 लिखा। और जब प्रकाश की किरण इधर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब। और देखिएगा, जब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन न जाकर चली जाएगी ऐसे, तो इसी को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं प्रकाश अपवर्तन के? 2 नियम। सबको बारीकी से देखेंगे। प्रकाश अपवर्तन की 2 कंडीशन होती है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। सबको आप लोग कंडीशन वाइज देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को सघन माध्यम रखा, यहाँ पे मैंने सघन माध्यम रखा और यहाँ पे मैंने रखा विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब हो गया कि मैं इधर कांच या जल रखा और जल से जब प्रकाश की किरण वायु में जाती है, इधर मैं विरल माध्यम वायु रखा, तो जब जल से वायु में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। क्या होती है? अविलंब से दूर हटती है। बात को समझिएगा। जो आने वाली प्रकाश किरण होती है इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण। और जो यहाँ से जाने वाली किरण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। और दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। सब स्थिति को मैं बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, वीडियो को लाइक करते चलिए। सघन माध्यम क्या होता है? अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं और कम अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। बात को समझिएगा। और जब मैं पॉइंट में आपको बताऊंगा तो यही बात बताऊंगा कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, और जब यही उल्टा काम करेंगे, विरल से सघन में लाएंगे तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या होगा? अविलंब की तरफ झुक जाएगी। दोनों पॉइंट को आप लोग याद करते रहिएगा, समझते रहिएगा। और इसके 2 नियम होते हैं। 2 नियम क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने प्रकाश परावर्तन के 2 नियम पढ़ते थे, उसी तरह प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम ये होता है आपतित किरण, और यहाँ पे लिखते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ पे देखिएगा, मैंने मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं परावर्तित लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक ना। तो यह ऊपर लिखते हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जो ए वाली किरण है, ई वाली, जो हाई वाली किरण है, ई वाली, और जो ये बीच में अविलंब है, तीनों का तल एक होता है। ए को अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। साइन आई और साइन आर का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों? नियतांक होता है। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। इसी को क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम, ठीक ना। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात, ठीक ना, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? कि नियतांक होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी बहुत बार प्रश्न पूछता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही,
और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अनुभव है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के कुछ पॉइंट नहीं रहे। वीडियो कैसी लगी लाइक कर लीजिए इसको, और इसके बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आगे भी टॉपिक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको सारे टॉपिक मिलते रहेंगे, नेक्स्ट पर डे आपको एक ना एक पॉइंट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन भाई आप।